हेलो दोस्तों, आई होप मैं जानता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर बात करने वाले हैं। आज चैप्टर 1 का सुपड़ा साफ आप ध्यान लगाकर पढ़ना दोस्तों। आप हमारे वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखना। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि आप ज़रूर समझ में आएगा आपके। ठीक है, अब हमारे टॉपिक पर बात करते हैं हम दोस्तों। तो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले ही आएगा दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, रासायनिक। तो सबसे पहले आएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें किसका निर्माण होता है दोस्तों, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। नए गुण जैसे पाचन, भोजन में पाचन दोस्तों, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग किसके कारण लगती है, संचारण के कारण, जो अभी आएगा। ये कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। फिर है मैग्नीशियम फीते का जलना। तो दोस्तों इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम फीते की चमकदार श्वेत लोह के साथ इसका दहन होता है तो एक हमें सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। इसके बाद इसका दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है दोस्तों। ठीक है। फिर है दही का जमना, दूध से दही का जमना। कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कि हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किनसे करते हैं दोस्तों। हमें पता कैसे चलता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऐसे पता चलता है दोस्तों कि इन कारकों से पता चलता है कि एक यह रासायनिक अभिक्रिया है कि उसके एक तो पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। किस में परिवर्तन हो जाएगा, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दूध का दही में जमना है तो दूध का किस में परिवर्तित हो गया, दही में परिवर्तित हो गया। तो ये कैसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। फिर उसका रंग बदल जाएगा, दूध का भी सफ़ेद रहता है लेकिन वो जम जाता है, थोड़ा वैसा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है गर्मी का विकास होता है, उसमें हीट उत्पन्न होती है दोस्तों। क्या उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। ठीक है। फिर आता है गर्मी का अवशोषण। क्या, गर्मी का अवशोषण। फिर गैस का विकास, उसमें से गैस भी तो निकलती है दोस्तों। क्या निकलती है, गैस। अब प्रकाश का विकास। ठीक है, ये सब भी होते हैं। और अभिकारक की बात करते हैं कि अभिकारक कहते किसे हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो उत्पाद किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे तो अभिकारक कहते हैं, और जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं उत्पाद कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं उसे। ठीक है। फिर आ जाता है अपन का रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, क्रियाकारक एवं उत्पाद। दोस्तों अभिकारक को क्रियाकारक भी कहते हैं, अभिकारक को क्या कहते हैं, क्रियाकारक को अभिकारक भी कहते हैं। ठीक है, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्रियाकारक को एक ही बात है, अभिकारक कह लो चाहे क्रियाकारक कह लो। एवं उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक समीकरण हो गया। अब बात करते हैं आप कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण पर बात करते हैं। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों कौन से, बाई और दाएं, राइट और लेफ्ट, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है,
प्रत्येक तत्व होते हैं जिसकी परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, संतुलित अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आपके क्वेश्चन भी आएगा 2-3 नंबर का, जिसमें आपको रिएक्शन देंगे, रिएक्शनों को संतुलित करवाएंगे। अब देखो इधर है ऐसे H2 है, ठीक है दोस्तों, H2 प्लस क्या लिख लें, H प्लस O2, ठीक है। तो ये कैसी है, H2 हो गया, तो H2O किसका नाम है, पानी का। तो इधर भी 2 है और इधर भी ऑक्सीजन के 2 है, तो ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर बात आती है, किस पर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही निर्माण। सर्जन यानी होता है दोस्तों, निर्माण होता है सर्जन यानी, ठीक है, और न ही उसका विनाश किया जा सकता, न तो उसको बना सकते और ना ही उसका विनाश कर सकते। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है ये। 9th में भी पढ़ा होगा दोस्तों आपने, चैप्टर नंबर 3 में था। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभिकारक के पश्चात उनकी तत्वों की संख्या है वो समान होनी चाहिए। रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एवं ट्रायल विधि। ये दोस्तों 1 नंबर में आ जाता है कि रासायनिक समीकरणों को किसके द्वारा संतुलित किया जाता है। तो किसके द्वारा संतुलित किया जाता है दोस्तों, हिट एवं ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा इनको क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। अब चरण नंबर 1 क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। ऐसे कर लो दोस्तों, ठीक है, ऐसे बना लो। फिर संतुलित करते समय बॉक्स के ऊपर के अंदर भी परिवर्तन नहीं कीजिए, कि उसके इस बॉक्स के अंदर परिवर्तन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। फिर चरण नंबर 2 कहता है समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। जैसे Fe की कितनी परमाणु है, ये दाया ये बाया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, LHS RHS दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो एक Fe की कितनी है, 1, और उत्पाद में परमाणु 3, H में 2 और उत्पाद में 2, O में 1 और उत्पाद में 4, ठीक है दोस्तों। अब चरण नंबर 3 पे आते हैं। तो चरण नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, चरण नंबर 3 है सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। जैसे दोस्तों ये देखो, एक यह संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे ये संतुलित, कि इधर कितने ऐप हैं, इधर कितने ऐप हैं, इधर 3 ऐप है, 3 आयरन है Fe प्लस 4 H2O है, ठीक है। Fe3 है, O कितने 4, 1 तो 4 और इंटू 1 करेंगे तो 4 ही होगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही होगा। अब 3 ऐप तो ऐप तो बराबर हो गई। फिर O कितना है 4, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, बराबर। फिर H2 कितने 4, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, एक तो 3 लग जाएगा इसके आगे 4 लग जाएगा। तो ये रासायनिक संतुलित अभिक्रिया होगी और इसके आगे भी 4 लग जाएगा। तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होनी चाहिए। मैं बता रहा था अभी, समान होनी चाहिए दाईं बाईं तरफ। अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। जैसे हम उसके आगे लिखते हैं, जैसे Fe है, Fe के आगे कोष्टक में S लिखते हैं, तो क्या है ये, इसका मतलब होता है सॉलिड, ठोस, जिसको S से लिखते हैं। लिक्विड यानी तरल पदार्थ, जिसको L से लिखते हैं दोस्तों। सॉलिड को S से लिखते हैं। और गैस को G से लिखते हैं, क्योंकि गैस इंग्लिश में गैस कहते हैं, तो GES गैस यानी गैस, तो इसको ऐसे लिखते हैं। और जलीय विलयन को कहते हैं AQ। एक बार कुछ ऐसे ही बोलते हैं इसको, AQ को भी बोलते हैं कुछ दोस्तों, है ना। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें, ठीक है। समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित हुआ। दोनों
दोनों दाई तरफ और बाई तरफ दोनों अगर बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, इधर भी 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है, इधर भी 4O2O है और इधर भी 4O है, इधर भी 4H2 है, इधर भी 4H2 है। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई? संतुलित अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? हिट एंड ट्रायल विधि का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे पूर्णांक संख्या गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर रट लेना। ये अच्छा क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरणों को किस विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा किया जाता है दोस्तों, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको रट लेना। ठीक है, अब आगे आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, जिसमें पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है, मतलब इसमें कोई भी उत्पाद का निर्माण नहीं होता है दोस्तों, है ना। अब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक का निर्माण करती है संयोग करके। जैसे दोस्तों आप C+O2 का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा ना। तो ये एक तो ये हो गया तत्व, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, एक तो C हो गया पदार्थ, एक क्या हो गया? एक O हो गया और एक C हो गया। ये 2 पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद किसका निर्माण करते हैं? ये CO2 का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के कैसे करके आपस में मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ये आगे आ जाएगा, जहाँ तक इसे कहते हैं कोयले का दहन, C+O2 CO2। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ ऊर्जा का भी उत्पादन होता है दोस्तों। किसका? ऊर्जा का भी उत्पादन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाता है प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे CH4। अब ये आ गया ना जी, CH4 क्या है? गैस। ये क्या? O2 गैस है। CO2 क्या है? गैस है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ये C6H12O6 क्या है? ये AQ है। ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं दोस्तों, है ना। तो CH4 प्लस O2 की रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 प्लस 2H2 बनता है, प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो। अब C6H12O6 की O2 से रिएक्शन करवाते तो CO2 प्लस 6H2, तो क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये आ गया ना दोस्तों, ये कैसी अभिक्रिया है? एक संतुलित अभिक्रिया है, क्योंकि इधर भी 6, इधर भी 6 ये, और इधर भी 6 ये, 6 O2 है, इधर भी 6 CO2 है, इधर भी 6 H2 है। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? ये हो गई संतुलित अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम वियोजन अभिक्रिया, जिसे अपघटन भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अपघटन भी कहते हैं। ठीक है, अब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में बढ़ जाते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे? वियोजन अभिक्रिया। जैसे CO2, वापस से ले लो CO2 का,
ये किस में कन्वर्ट होगा, सॉरी दोस्तों, ये देखो H2O ले लो सर, चल H2O ले लो, ठीक है। तो H2O किस में होगा, ये H2 में प्लस O2 में नहीं होगा, होगा ना। तो ये एकल ही उत्पाद है, ये किस में, दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और जब C+O2 बराबर CO2, अब ये एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं जब तो क्या होते हैं दोस्तों, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं जब तो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया। और जब एकल अभिकारक मिल टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो कौन सी होती है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन, जिसमें ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है दोस्तों, ऊष्मा वियोजन कहलाता है। किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मा वियोजन कहलाता है। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाता है वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। जो विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभाजन। और तीसरे नंबर पर आता है प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है दोस्तों, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश मतलब सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यह ऊष्मा का शोषण करती है, क्या करती है, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का शोषण करती है, ठीक है। फिर आता है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व आगे पढ़ेंगे आप, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, जो चैप्टर नंबर 3 में है। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व उनके कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। जैसे उदाहरण, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमना, एक तो उदाहरण ये हो गया, भूरे रंग की कॉपर की परत जमती है। और फिर है लोहे, चल इसे देख लेते, रासायनिक अभिक्रिया। देखो दोस्तों, ये हमारी अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें Fe+CuSO4 मिल करके, अब Fe, चल इधर प्लस डाल लो, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है। अब प्लस, सॉरी दोस्तों सॉरी, इधर तो डाल लो माइनस, इधर प्लस, नहीं 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 नहीं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस तो किसके साथ मिलेगा, माइनस के साथ, किसके साथ, माइनस के साथ। तो क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा, ठीक है। और फिर क्या रह जाएगा, Cu, तो Cu ये एरिया, ठीक है। Cu अलग हो गया, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक से विस्थापित कर देती है। किसको विस्थापित कर दिया, Cu को विस्थापित कर दिया, तो एक विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब देखो दोस्तों, एक और बात बताता हूँ कि Fe कैसा है, सॉलिड है, ठोस है, ठोस। CuSO4 कैसा है, AQ है, ठीक है। FeSO4 क्या है, AQ है। और Cu क्या है, सॉलिड है दोस्तों, सॉलिड है, ठोस है, ठोस क्या है, ठोस है। लोहे की कील पर भूरे रंग की परत, कॉपर की परत जम जाती है, जिसे CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है अपना अगला क्वेश्चन, आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा आता है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी डेफिनेशन देख लो। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान यानी आना और प्रदान यानी प्रदान करना, आदान यानी आना और प्रदान यानी प्रदान करना, आना और देना, लेना और देना, दो यौगिकों के बीच आयनों का लेना और देना दोनों होता है इसमें।
उसे कहते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अभिक्रिया है इसकी दोस्तों, अभिक्रिया कौन सी है? NaSO4 सोडियम सल्फेट। NaSO4 को क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। BaCl2 को क्या बोलते हैं? बेरिलियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेरिलियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? BaSO4 बेरिलियम सल्फेट। SO4 को क्या बोलते हैं दोस्तों? सल्फेट बोलते हैं। Ba को क्या बोलते हैं दोस्तों? बेरिलियम। Be को बोरोन। इनमें चक्कर पड़ता है दोस्तों, तो 2NaCl बनता है दोस्तों, जिसे कहते हैं आप सोडियम क्लोराइड। NaCl2 जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। बेरिलियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण होता है। अम्लीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बेरियम सल्फेट, अच्छी डेफिनेशन है दोस्तों, 1 नंबर में आ जाती है। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद विलयन अवक्षेप का निर्माण होता है। सफ़ेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आता है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होना और हाइड्रोजन का ह्रास होना। वृद्धि मतलब जुड़ना और ह्रास होना यानी निकलना। ठीक है दोस्तों, वृद्धि यानी क्या होता है? जुड़ना। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का तो जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। सीधा सा फंडा है। इसकी अभिक्रिया देख लो, ये C+O2 में CO2। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? एक तो C+O2 CO2, Cu+O2 2CuO। तो इसमें क्या निकल रही है? इसमें O2 गैस है दोनों में। ठीक है, ये निकल रही है। और है अब अपचयन अभिक्रिया आती है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, उसकी विपरीत है दोस्तों। क्या है? विपरीत है, उल्टी है। किसी पदार्थ में तो ऑक्सीजन का तो ह्रास होना, माइनस में जाना, निकलना, और हाइड्रोजन की वृद्धि होना दोस्तों। हाइड्रोजन की क्या होना? वृद्धि होना, जुड़ना। क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? अच्छी डेफिनेशन है ये, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया? जिस अभिक्रिया में उपचयन, ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया, उपचयन तथा अपचयन ये मिसिंग हो गया दोनों। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में उपचयन एवं अपचयन, जिन अभिक्रियाओं में उपचयन एवं अपचयन दोनों ही रहे उन्हें क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही रहते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव कैसे पड़ता है? संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता यानी नमी, थोड़ा थोड़ा गीला सा रहता है ना, उसे कहते हैं नमी, अम्ल, एसिड आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है या संक्षारित हो जाती है या कमजोर हो जाती है, उसे ही संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संक्षारण अभिक्रिया। जैसे यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। किससे बचाया जा सकता है? विद्युत लेपन, विद्युत का लेपन करके, यशद लेपन करके बचाया जा सकता है। और पेंट किससे? पुताई करके, पेंट करके, यशद लेपन करके, विद्युत लेपन करके आदि से इसको बचाया जा सकता है। जैसे लोहे में जंग लगना, तो लोहे पे पहले ही पेंट कर दो, पेंट से क्या जंग नहीं लगेगी उसमें। यशद लेपन उसे पेंट जैसे रेड ऑक्साइड और वो कर दो, जिससे जंग नहीं लगती है दोस्तों। विकृत गंधिता अब आती है दोस्तों। आपने चिप्स तो खाते हो आप, अंकल चिप्स तो खाइए दोस्तों। अंकल चिप्स तो खाते हो आप, बच्चे ही तो हो अभी। हाँ, तो 10वीं में हो गए तो क्या है, बच्चे ही तो है दोस्तों। अब बात आती है विकृत गंधिता।
तो जब हम यदि चिप्स 2-3 दिन पहले उसमें एक छेद भी हो जाता है तो उसमें से नाइट्रोजन, क्योंकि चिप्स की थैली में तो नाइट्रोजन गैस भराई जाती है। क्या भरी जाती है दोस्तों? N2 भराई जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब उसमें छेद हो जाता है तो नाइट्रोजन लिकड़ जाती है, तो ऑक्सीजन उस थैली को लगती है, जिससे वो पसीजी पसीजी सी हो जाती है। गाँवों की भाषा में कहते हैं पसीजना, मतलब वो कड़क नहीं रहती, वैसी हो जाती है वो। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। क्या डेफिनेशन है? वसा युक्त और तेल या खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है दोस्तों। किसके संपर्क में? वायु के संपर्क में, O2 के संपर्क में आने पर। O2 के संपर्क में आती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में, स्वाद और खुशबू में, गंध में दोस्तों, गंध में या खुशबू में परिवर्तित हो जाता है, खुशबू में बदल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? विकृत गंधीयता कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब तेल ये युक्त खाद्य सामग्री कोई सी भी ले लो, अब चिप्स ही ले लो ना। चिप्स ले ली, चिप्स में से नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स में ना, तो नाइट्रोजन गैस निकल कर उसमें छेद हो जाता है मान लो किसी कारण, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, तो ऑक्सीजन गैस आ जाती है उसमें, जिससे वो कैसी हो जाती है? उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है विकृत गंधीयता रोकने के उपाय। तो कौन कौन से उपाय? एक तो प्रति ऑक्सीकारक के उपयोग करके, वायु रोधी बर्तन में रखकर जिसमें वायु नहीं आ सके, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, मैं कह रहा था ना, नाइट्रोजन गैस आ गई ना, नाइट्रोजन गैस पर रख दो। नाइट्रोजन गैस जहाँ पर भी हो वहाँ पर रख दो, जहाँ पर वायु के स्थान जहाँ पर रख दो, तो वो उसके गंध में भी परिवर्तन नहीं आएगा और स्वाद में परिवर्तन नहीं आएगा। शीतलन द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? शीतलन द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है दोस्तों। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे जाकर अगर कुछ भी गलती हुई हो तो नीचे जाकर कमेंट बॉक्स पर आप लिख दे, कुछ भी गलती हुई हो तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलेंगे।